हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल के सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। इस समय हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो भी चीजें समझाने योग्य हैं उन्हें विस्तार से समझाकर प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि हम बहुत से प्रश्न देख चुके हैं, अर्थात आधुनिक काल तक हमने सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, तो अगर आप वो सभी प्रश्न देख लेंगे तो आगे के प्रश्न समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभ्यास हमारी तैयारी को सुदृढ़ बनाता है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हमने यहां तक प्रश्न देख लिया था कि गंग कवि का जन्म स्थान क्या है। हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न देख रहे थे, जिसमें यहां तक हमने देख लिया था। अब इसके आगे जो प्रश्न है उसको देखेंगे। अगला प्रश्न जो भी होगा, अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था। विकल्प है सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो विकल्प डी सही होगा। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद इन्होंने किया था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। मेघदूत जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है, अगर आप लोगों ने संस्कृत से अपना अध्ययन किया है, संस्कृत आपने ली होगी तो आपने इसका अध्ययन जरूर करा होगा। मेघदूत का उसी का अनुवाद हिंदी में किया था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है कि जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, क्योंकि 4 लेखक जो थे वो उससे संबंधित नहीं थे कॉलेज से, सिर्फ 2 ही लेखक कॉलेज से संबंधित थे। जैसा आपको बताया था पिछली क्लास में कि हिंदी गद्य साहित्य के 4 स्तंभ जिन्हें कहा जा सकता है, मुंशी सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो इनमें से 2 लेखक ऐसे थे जो कि कॉलेज से संबंधित थे और 2 लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। तो जो 2 लेखक संबंधित थे वे थे लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो यहाँ पर चूंकि 4 लेखक लिखा है इसलिए ये प्रश्न गलत है और वैसे विकल्प सी सही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जा रही है यहाँ पर। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां व सदा सुखलाल थे, परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लू लाल संबद्ध थे, जैसा कि आपको भी बताया, जबकि ईशा अल्लाह खां व सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। तो त्रुटि तो है ही है इसमें, क्योंकि 4 जो लेखक थे वो कॉलेज से संबंधित नहीं थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं। तो पहला ही विकल्प सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। जैसा कि हमें पता है कि इसके पहले क्या था कि सब कुछ पद्य में लिखा जाता था। भारतेंदु जी से शुरुआत हुई गद्य की और उसके बाद द्विवेदी युग में आकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे व्याकरण सम्मत किया था। इसे हम बहुत विस्तार से समझ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अन्य विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। इसमें बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी हिंदी लिखी, व्याकरण सम्मत लिखी, लेकिन शुरुआत उनसे नहीं हुई है। ये चीज ध्यान रखिएगा, शुरुआत होती है भारतेंदु युग से। आगे चल करके द्विवेदी युग में
द्विवेदी जी का जो कार्य रहा, महत्वपूर्ण कार्य, वो ये रहा कि उन्होंने उस गद्य को व्याकरण सम्मत किया, नियम में बांधा। ऐसे बहुत अव्यवस्थित था, उसे व्यवस्थित किया। लेकिन जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल कर दिया है। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। इसमें भी बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं लोग कि जब इस तरह से प्रश्न आता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ, और उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दे देता है विकल्प में और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी दे देता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल या सदल मिश्र? तो विकल्प डी सही होगा, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा लिखी गई। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब जबकि ये कठोपनिषद की बात हो रही है, तो अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने एक कृति पढ़ी थी, आपको याद आ रहा होगा, उसका आधार भी कठोपनिषद का जो नचिकेता प्रसंग है उसी को बनाया गया था, कुंवर नारायण की आत्मजयी। तो आपको याद होगा कि हमने जब पढ़ा था तब उसकी कथा के विषय में पढ़ा था कि इसमें नचिकेता के प्रसंग को लिया गया है, अर्थात कठोपनिषद को इसका आधार बनाया गया है। उसी तरह से जो नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली है, ये किसकी है? सदल मिश्र जी की है। और इसमें भी यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित जो नचिकेता की कथा है उसको आधार बना करके इसकी रचना की गई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामचरित, हिंदी पार्शियन वाकीबुलरी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा का या संचार का? तो गद्य का विकास हुआ आधुनिक काल में। जैसा कि आपको बताया था कि पहले गद्य में रचनाएं नहीं हुआ करती थी, सब कुछ काव्य में ही लिखा जाता था, लेकिन आधुनिक काल में आकर के गद्य का विकास हुआ। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी है। अगला जो प्रश्न है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आध सेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 सेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है 84 वैष्णवों की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णवन की वार्ता से या आईने अकबरी की भाषा वचनिका से? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, चंद छंद वर्णन की महिमा से, जो कि गंग कवि की रचना है। ये गद्य ग्रंथ है और ये गद्य का नमूना आप देख सकते हैं कि पहले गद्य जो आरंभिक गद्य था वो किस तरह का था। तो विकल्प बी सही है, चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक कौन है? गंग कवि। अगला प्रश्न है कि न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का। जैसा आपको बताया था कि हर कोई एक अलग तरह की हिंदी का पक्षधर था। जैसे जो मुंशी सदा सुखलाल जी थे वो संस्कृत मिश्रित जो हिंदी थी, शिष्ट बोलचाल की भाषा के पक्षधर थे। वहीं ईशा अल्लाह खां जी का मानना था कि थोड़ी मुहावरेदार और चलती भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लल्लू लाल जी ने
ब्रज रंजित खड़ी बोली का प्रयोग किया, जैसे कृष्णोपासक व्यासों की बोली होती है। वहीं जब आप सदल मिश्र की बोली देखेंगे तो वो पूर्वीपन लिए हुए है। इसी तरह से जो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे, वे कहते थे कि हिंदी में सभी तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, एक मिली जुली भाषा हो जो बहुत आसानी से समझ में आ जाए और जिसमें सभी तरह के शब्दों का प्रयोग मिलता हो। तो ना खास हिंदी ना खास उर्दू, यानी बिल्कुल हिंदी भी ना हो बिल्कुल उर्दू भी ना हो, कुछ शब्द हिंदी के हों कुछ शब्द उर्दू के हों, जबान गोया मिली जुली हो। जो जबान अर्थात जो बोली या भाषा प्रयुक्त हो वो मिली जुली भाषा होनी चाहिए। उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक इत्यादि। अगला प्रश्न है लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल या राजा शिव प्रसाद? तो विकल्प ए सही होगा। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी ने लिखी थी। ये बिहारी सतसई की टीका है। जैसा कि आपको बताया था कि बिहारी सतसई जो कि बिहारी जी की एक मात्र रचना है, इस पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई, जिसमें से एक टीका लल्लू लाल जी ने भी लिखी थी लाल चंद्रिका नाम से। तो विकल्प ए सही होगा। रामचरित जो रचना है वो सदल मिश्र जी की है। ये अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है, टकसाली हिंदी में लिखी गई है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है। श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। ये हमने पहले भी देखा है कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी जो हैं, ये सनेही उपनाम से वे कविताएं लिखते थे जो श्रृंगारिक होती थी, और त्रिशूल उपनाम से वे कविताएं लिखते थे जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होती थी। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के लेखक कौन है? ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या बालकृष्ण भट्ट? तो विकल्प सी सही होगा, लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी हैं। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक हैं लल्लू लाल जी। ईशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित। ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी, जिसका अन्य नाम उदयभान चरित भी है। सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर, वेणी संघार, नई रोशनी का विष और सच्ची समालोचना। वहीं सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मार्किवस वेलेजली ने की थी। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है लल्लू लाल, जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र। तो लल्लू लाल जी और सदल मिश्र वहां के भाषा मुंशी थे, ना कि उन्होंने स्थापना की थी। और जो गिलक्राइस्ट थे वे वहां के प्रिंसिपल थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी वेलेजली ने। तो ये चारों नाम इस तरह से दिए गए हैं कि चारों ही संबंधित हैं उस फोर्ट विलियम कॉलेज से। लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि स्थापना किसने की थी, तो वेलेजली ने की थी, ध्यान रखिएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सन 1800 ईस्वी में। तो सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्किवस वेलेजली ने की, जबकि जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे और लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों ही उस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। तो यहाँ तक हमने देख लिए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी जो भी प्रश्न थे महत्वपूर्ण, वे सभी हमने देख लिए, उनका अभ्यास कर लिया। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं नाटक और एकांकी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो हम यहाँ से प्रश्न शुरू करेंगे और साथ साथ में जो भी प्रश्न आता जाएगा उससे संबंधित चीजों को विस्तार से समझेंगे और उसे याद रखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। उलटफेर, लबड़ धो धो, दुमदार आदमी या मर्दानी औरत। तो विकल्प बी लबड़ धो धो जो है ये जीपी श्रीवास्तव जी का नहीं है, ये है बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित एक प्रहसन है, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि क्या है, प्रहसन है। विकल्प बी सही होगा, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत ये जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। अन्य विकल्प है आचार्य राम, अगला जो प्रश्न है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती को। विकल्प सी सही होगा।
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये किसका नाटक है? ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। अन्य विकल्प हैं कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदुकृत वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को मानते हैं। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। जबकि कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक हैं। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने नाटक के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा था, याद आ रहा है इस समय तो आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ये कथन देकर के पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। शुक्ल जी ने कहा था कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। अर्थात शुक्ल जी आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन मानते हैं वो नाटक से मानते हैं, और ये बात उन्होंने कही है। ये कथन देकर के पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को उन्होंने हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। आपको बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी दो तरह के नाटक लिखे, एक तो उनका जो उनके मौलिक नाटक हैं, इसके अतिरिक्त तो उनके अनुदित नाटक, तो दोनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक मौलिक नाटक है और एक अनुदित नाटक है। अभी आपको इसे विस्तार से दिखा दूंगी, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि कौन उनका मौलिक नाटक है, कौन उनका अनुदित नाटक है। अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने भारतेंदु जी के नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई हैं अगले प्रश्न में, और पूछा गया है ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, किस रचना की हैं। पंक्तियां पढ़ते हैं एक बार कि यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर में ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? तो ये प्रसिद्ध रचना अंधा युग की हैं। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है संशय की एक रात, अंधेरे में, हम विषपाई जन्म के। उक्त पंक्तियां अंधा युग की हैं। अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। अंतिम दिन क्या, अंतिम दिन की संध्या से इसकी शुरुआत होती है। आपको इसे दिखा देती हूँ इस नाटक को, और ये पंक्तियां भी दिखा देती हूँ कहाँ से ली गई हैं, तो आपको और बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, क्योंकि जब हम मूल देख लेते हैं तो हमें चीजें याद रह जाती हैं। ये नाटक है अंधा युग धर्मवीर भारती जी का, ठीक। और इसमें ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं वो दिखा देती हूँ, क्योंकि ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। आप जब इसमें एक बार देख लेंगे स्पष्ट तो आपको याद भी रहेगा। ये धर्मवीर भारती जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग। ये एक कथा गायन है, अर्थात ये जो पंक्तियां प्रश्न में ली गई हैं ये गायन से ली गई हैं। ये देखिए, आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर में ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, अंदर केवल दो बुझती लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारी की। ये जो नाटक है बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत से पाठ्यक्रम में लगा हुआ रहता है। और ये जो नाटक है कितने भागों में इसको बांटा गया है, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये अनुक्रम देख लीजिए एक बार, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अभी ये जो आप देख रहे हैं इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। ये सबसे पहले देखिए इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले स्थापना आती है जिसका नाम है अंधा युग, फिर पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। तो पहले अंक का नाम है कौरव नगरी, दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय, तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। उसके बाद अंतराल आता है, अंतराल का नाम दिया है पंख, पहिए और पट्टियां।
फिर चौथा अंक आता है गांधारी का शाप, पांचवा अंक आता है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, फिर समापन जिसका नाम है प्रभु की मृत्यु। तो इस तरह से आप देखेंगे इसे कितने भागों में बांटा गया है। पहले स्थापना, फिर पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, उसके बाद तीसरे अंक के बाद एक अंतराल आता है और अंतराल के बाद चौथा और पांचवा अंक और उसके बाद समापन किया गया है। और सबके कुछ कुछ नाम हैं, तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, जैसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कितने अंक हैं, तो ध्यान रखिएगा इस नाटक में 5 अंक हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, सबको गिन लेते हैं कि स्थापना, फिर पहला अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 गिन लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंक इसमें 8 नहीं है। हाँ, ये 8 भागों में विभाजित है, अंक इसमें 5 ही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा स्पष्ट बिल्कुल लिखा हुआ है। 5 अंक हैं इसमें और हर अंक का कुछ नाम है। स्थापना का नाम है, समापन का नाम है। जैसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि पहला अंक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग कृति के पहले अंक का क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा कौरव नगरी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको इसलिए दिखा दिया है, अब आपने इसको देख लिया है। अब इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आएंगे जो आपको आसान लगेंगे और समझ में आएंगे। जब हमने देखा नहीं होता है तो चीजें हमें थोड़ी अटपटी लगती हैं। अब चूंकि हमने देख लिया है तो अब हमें समझ आएगा आसानी से। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इसमें कुल 5 अंक हैं। अंकों के नाम दिए हैं, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अंतिम अध्याय समापन, प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार है: ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष व देशांतर। इसके बाद प्रश्न है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने, उदय शंकर भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या भुवनेश्वर ने? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ये इनका मौलिक नाटक है। जैसा कि आपको बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक हैं वे 2 तरह के नाटक हैं। एक उनके मौलिक नाटक हैं और दूसरे इनके अनुदित नाटक हैं। तो उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पहले मौलिक नाटक देखते हैं कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक हम देख रहे हैं पहले। तो मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एक प्रहसन है। विशेष्य विष्मौषधम 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एक भाड़ अर्थात एक पात्रीय नाटक। नाटक के बहुत से प्रकार होते हैं, उन्हीं में ये सारे आते हैं। जब हम नाटक के प्रकार पढ़ेंगे, जब काव्यशास्त्र आप देखेंगे, काव्यशास्त्र पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा तो आपने देखा होगा उसमें नाटक के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से प्रहसन, भाड़ इत्यादि ये सब उसके प्रकार में आता है। प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली 1876 में प्रकाशित हुई नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में नाट्य रासक या लास्य रूपक है। नील देवी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एक गीत रूपक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित प्रहसन है। अंधेर नगरी के विषय में आपको विस्तार से बताया जा चुका है। एक क्लास में विस्तार से आपको अंधेर नगरी नाटक दिखाया गया था और वो किस तरह से विभाजित है ये पूरा बताया गया था, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो ध्यान से उसे देख लीजिएगा। सती प्रताप 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एक पौराणिक नाटक है। तो ये 8 नाटक जो हैं ये इनके मौलिक नाटक हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशेष्य विष्मौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी व सती प्रताप। तो ये तो हो गई मौलिक नाटकों की बात। अब इनके देखेंगे अनुदित नाटक इनके कौन कौन से रहे भारतेंदु जी के। तो अनुदित नाटकों में सबसे पहले आता है रत्नावली, जो कि 1868 ईस्वी में रत्नावली नाटिका। ये वैसे संस्कृत भाषा का लिखा हुआ था। हर्ष इसके लेखक हैं संस्कृत भाषा में। भारतेंदु जी ने इसका अनुवाद किया। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, ये संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। अर्थात मूल जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया चौर पंचाशिका नाम से, उसके बाद संस्कृत से ये बंगला में अनुदित हुआ। विद्यासागर जी का हिंदी अनुवाद, उससे इन्होंने अर्थात भारतेंदु जी ने बंगला अनुवाद से हिंदी अनुवाद किया।
संस्कृत में जो इसके लेखक रहे वे चौर कवि और बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर जी। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में ये प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का अनुवाद है, जिसके लेखक हैं कवि कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय, ये धनंजय विजय नाटक जो कि संस्कृत का है, जिसके लेखक हैं कांचन कवि, वहां से अनुदित है। मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस नाटक जो कि संस्कृत का है, विशाख दत्त जिसके लेखक हैं वहां से अनुदित है। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये अंग्रेजी भाषा का है, विलियम शेक्सपियर इसके लेखक हैं। कर्पूर मंजरी 1875, ये प्राकृत भाषा के कर्पूर मंजरी नाटक से अनुदित किया गया, जिसके लेखक हैं राजशेखर। वहीं सत्य हरिश्चंद्र 1875 में चंड कौशिक जो कि बंगला भाषा में लिखा था, क्षेमेश्वर जी का नाटक था, उससे अनुदित हुआ किया भारतेंदु जी ने। और भारत जननी, ये भारत माता जो कि बंगला भाषा का नाटक था, वहां से इन्होंने 1877 ईस्वी में अनुदित करके प्रकाशित कराया। तो ये इनके अनुदित नाटक थे और बहुत महत्वपूर्ण, इससे इतने प्रश्न बनते हैं जब आप देखेंगे तो बहुत बार कभी उनके मौलिक नाटक से, कभी अनुदित नाटक से, और उसकी कथा वस्तु भी पूछ ली जाती है जो महत्वपूर्ण नाटक हैं। जैसा कि आपको बताया अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित जो उनका प्रहसन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत से पाठ्यक्रम में लगा रहता है, तो उससे तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे तो जरूर आप विस्तार से देखिएगा। इसके अतिरिक्त भारतेंदु द्वारा जो अभिनीत नाटक है उन्हें भी देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो अभी जब हम एक बार विस्तार से समझ लेंगे तो, और जब उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे तो बहुत आसानी से हमें प्रश्न समझ में आएंगे, इसलिए एक मोटे तौर पर हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें देख लेना चाहिए। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। नील देवी नाटक में इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में हरिश्चंद्र बने थे। अर्थात इन्होंने जब इनके नाटकों का मंचन होता था तो इसमें ये स्वयं ये अभिनय करते थे भारतेंदु जी। तो ध्यान रखिएगा, जानकी मंगल नाटक में ये लक्ष्मण बने थे, नील देवी नाटक में इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में ये स्वयं हरिश्चंद्र बने थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब इसके आगे हम प्रश्न देखेंगे। यहां तक हमने देख लिया था कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये मौलिक नाटक है, जैसा कि हमने देखा अभी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अर्थात यहीं से एक व्यवस्थित रूप से आप कह सकते हैं नाटक की शुरुआत हुई। भारतेंदु के और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हीं को माना भी है। इनके ही नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को भारतेंदु जी ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है, तो 17 है, अभी आपको दिखाई थी। जो उनके अनुदित नाटक हैं वे 9 हैं और जो उनके मौलिक नाटक हैं वे कितने हैं, 8। तो भारतेंदु के मौलिक नाटक विशर्ष विश्वौषधम, प्रेम जोगनी इत्यादि हम सब देख चुके हैं। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर को माना जाता है जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब विद्या सुंदर जो है ये इनका मौलिक नाटक नहीं है, अनुदित नाटक है। तो बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु जी का जो पहला नाटक है विद्या सुंदर 1868 में प्रकाशित हुआ था, ये उनका मौलिक नाटक है कि अनुदित नाटक है। तो ध्यान रखिएगा ये इनका मौलिक नाटक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है, ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो अधिकांशतः आप देखेंगे ऐतिहासिक नाटक हैं। तो उसमें बहुत से ऐसी चीजें दिखाई गई थी कि उस समय रंगमंच पे उन्हें प्रस्तुत कर पाना बहुत मुश्किल होता था। तो बहुत आलोचक ये कहते थे कि जो नाटक है वो रंगमंच के अनुकूल बनाना चाहिए। अर्थात आप कुछ लिखने बैठे तो ये ध्यान रखें कि ये रंगमंच पर इसे प्रदर्शित किया जा सकता है, एक तरह से साधन उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मैं उसको आधार बनाकर लिखूं, लेकिन ये गलत है। और वास्तव में हमें लिखना चाहिए, उस के हिसाब से व्यवस्था तो बाद में हो ही जाएगी। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते थे कि ऐसा नहीं है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा रंगमंच हो कि वो नाटक के अनुकूल हो, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश।
रंगमंच एक ऐसा साधन है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाई जा सकती है। सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और इस समय आप देख सकते हैं जो फिल्में बनती हैं वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम होती है। तो उस समय इस तरह की फिल्में तो नहीं थी, लेकिन रंगमंच के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते थे लेखक लोग। अपनी बात को सशक्त माध्यम, उनको अपनी बात को पहुंचाने का उनके लिए एक सशक्त माध्यम था रंगमंच। और अभी भी रंगमंच की महत्ता है, लेकिन क्योंकि बहुत परिवर्तन हो चुका है तो परिवर्तन के साथ चीजें बदलती हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के लिए अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। बिल्कुल सही बात है। वे जो वातावरण लेते थे वे ऐतिहासिक लेते थे, वर्तमान पृष्ठभूमि को रखते थे और भविष्य की ओर संकेत करते थे। आपने उनके चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी इत्यादि तो जरूर देखे होंगे, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं तो हम लोगों ने इनका मूल पढ़ा है। तो उससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके नाटक कितने सशक्त होते थे। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि ऐसे ही नाटक हैं जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत करके वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित कराना था। ध्रुव स्वामी तो वास्तव में ध्रुव स्वामी हो या चंद्रगुप्त हो, सभी ही इस क्षेत्र में बहुत ही सशक्त नाटक हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र गुप्त। तो विकल्प ए मिस्टर अभिमन्यु नाटक के जो रचनाकार हैं वे लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला प्रश्न है, इसके अतिरिक्त जो इनके नाटक हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी के, उन्हें पहले देख लेते हैं। इसका व्याख्या भाग। नाटक है अंधा युग, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, तीन आंखों वाली मछली, कलंकी, कर्फ्यू, सब रंग, मोह भंग, पंच पुरुष। एकांकी संग्रह है इनके, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, ताजमहल के आंसू, मेरे श्रेष्ठ एकांकी आदि। ये बहुत कम दिए गए हैं। लक्ष्मी नारायण लाल जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाव या सर धरो, जल है जय है मेल मैल। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो उक्त पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है कबीर, रहीम व गिरजा कुमार माथुर। उपर्युक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म सितंबर 1850 ईस्वी तथा निधन इनका हुआ था 1885 ईस्वी को। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनके प्रमुख मौलिक नाटक हैं। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे की, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो मल्लिका है ये इनके नाटक आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। आषाढ़ का एक दिन नाटक भी आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिखा देती हूँ आपको। ये है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का नाटक। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनमें अंबिका, मल्लिका इत्यादि हैं। ये इनके पात्रों पर आते हैं। अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, रंगणी, संगनी, अनुस्वार, अनुनासिक और प्रियंगु मंजरी। ये प्रियंगु मंजरी ये इनके प्रमुख पात्र हैं। इसमें कालिदास की कथा को दिखाया गया है नाटक के माध्यम से और बहुत बहुत सुंदर नाटक है। एक एक पंक्ति हृदय को छू लेने वाली बहुत सुंदर नाटक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़िएगा। तो मल्लिका इसकी प्रमुख पात्र है। आषाढ़ का एक दिन की, विकल्प बी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल आदि एवं प्रमुख स्त्री पात्र हैं मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु मंजरी आदि। जैसा कि आपको भी दिखाया था। मोहन राकेश जी का जन्म 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में, लहरों के राजहंस 1963 में ये इनके नाटक प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं? तो एकांकी कहते हैं। जैसा कि ये एक और अंक शब्द से ही मिलकर के बना है।
संधि वाला शब्द है ये, एकांकी। विकल्प सी सही होगा, जो एक अंक वाला हो उसे ही एकांकी कहा जाता है। अन्य विकल्प है डायरी, आत्मकथा व रिपोर्टाज। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समापन रूप से व्यवहार होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक अंक में समाप्त हो जाने वाला या कई अंकों में चलने वाला। तो जैसे कि आप फिल्म देखने जाते हैं और 3 घंटे में वो पूरी समाप्त हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। वो अलग बात है कि वो अगर उसका अगला भाग बने तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अपवाद में आ जाता है। लेकिन वैसे अधिकांशतः जो हम पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें एक अंक में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो धारावाहिक आते हैं वो कई भागों में, छोटे छोटे हिस्सों में आते हैं और कई अंकों के बाद वे समाप्त होते हैं। तो ये समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एकांकी क्या है, एक अंक में अर्थात एक बार में जो समाप्त हो जाए, एक ही बार में जिसकी कथा को कह दिया जाए, वो एकांकी के अंतर्गत आता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। रिपोर्टाज क्या है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा जो है ये हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आत्मकथा, जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं, और यही जब किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो वो जीवनी कहलाती है। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। डायरी क्या है? अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूंकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसलिए इसे दैनंदिनी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं। पंक्तियां हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। भारतेंदु के किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की गई हैं? तो विकल्प बी सही होगा, भारत दुर्दशा। अन्य विकल्प हैं प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती। उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा जो कि 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसकी हैं। भारतेंदु को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर जो कि 1868 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, इसे ही माना जाता है विद्या सुंदर को, और ये इनका मौलिक नाटक नहीं है। भारतेंदु के मौलिक नाटक दिए गए हैं। और भारतेंदुकृत जो भारत दुर्दशा है वो हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन है? तो भारत दुर्दशा। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत या हरिकृष्ण प्रेमी। तो विकल्प सी सही होगा, गोविंद वल्लभ पंत। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा। ये इनका नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था, कोहिनूर का लुटेरा। तो ध्यान रखिएगा कि कोहिनूर का लुटेरा के लेखक कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत। ये सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राज मुकुट आदि नाटक लिखे। उदय शंकर भट्ट जी के कुछ प्रमुख नाटक दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंधु पतन और अंबा। वहीं हरिकृष्ण प्रेमी जी के रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध व शिवा साधना आदि नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। कुछ नाटक कृतियां दी गई हैं और नाटककार के नाम दिए गए हैं। तो खजुराहो का शिल्पी ये शंकर शेष जी का नाटक है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। दुलारी बाई मणि मधुकर का है और ख्याल भारमली हमीदुल्ला का है। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है। तो मौलिक नाट्यकृति कौन सी नहीं है? कर्पूर मंजरी उनका मौलिक नाटक नहीं है। इसके अतिरिक्त अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा व वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये इनके मौलिक नाटक हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था कि मौलिक और अनुदित नाटक बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं कि कौन सा मौलिक है, कौन सा अनुदित है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। तो पहला ही जो कथन है ये गलत है, क्योंकि कनुप्रिया और अंधायुग ये महाकाव्यात्मक रचनाएं नहीं है। जैसे कि अभी आपको अंधायुग दिखाया था, ये एक गीत नाट्य है, न कि महाकाव्यात्मक रचना है, ये नाट्य में आती है। तो पहला ही गलत है। अगला है अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, सही है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है, ये भी सही है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, ये भी सही है। पहला वाला जो विकल्प है वो गलत है, और चूंकि इसमें गलत ही पूछा गया है इसलिए विकल्प ए पहला सही होगा। अंधायुग नाटक कब प्रकाशित हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। 1955 ईस्वी में अंधायुग नाटक प्रकाशित हुआ है। ये जो इसमें एक कथन दिया गया है कि अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, तो इसे आप देख लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। ये अंधायुग नाटक है धर्मवीर भारती जी का, जिसमें आरंभ में ही पहला अंक शुरू होने से पहले जो आरंभ दिया गया है उसका, अंधायुग नाम से स्थापना जो उसकी की गई है, उसी की ये पंक्तियां हैं। नीचे की पंक्तियां देखिए कि अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी, यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। इसी के आधार पर उस कथन को बनाया गया है और पूछा गया है सही है या गलत है। इसीलिए कहती हूँ कि हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को विस्तार से समझकर पढ़ना है। जब हम इतनी गहराई से पढ़ेंगे तभी इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकेंगे, नहीं तो क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। परीक्षा जब होती है, प्रश्न पत्र सामने आता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा सही होगा। तो जब हमने विस्तार से पढ़ा होता है, विस्तार से समझा होता है, चीजों का मूल देखा होता है, तब हम भ्रमित नहीं होते हैं। तो अंधायुग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। धर्मवीर भारती जी का ये गीत नाट्य है, जिसमें 5 अंक हैं और कुल 16 पात्र हैं, 15 पुरुष और एक ही स्त्री पात्र इसमें है। गांधारी। कनुप्रिया 1959 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी का एक खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो आधे अधूरे मोहन राकेश जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, विकल्प सी सही होगा, मोहन राकेश। अन्य विकल्प हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, गिरजा कुमार माथुर। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक है, जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ था। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है, बहुत सुंदर नाटक है ये भी। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र हैं सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में, एक महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा व जगमोहन। इनकी अन्य कृतियां हैं, नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो कि अभी हमने देखा, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक। एकांकी है इनके अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। और विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण तथा डरे हुए लोग। अगला प्रश्न है सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र व राम कुमार वर्मा। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। इस नाटक के जो पात्र हैं वे मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह व रजनीकांत हैं। इनके अन्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें और गुड़िया का घर। अगला प्रश्न है मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो मयंक मंजरी है किशोरी लाल गोस्वामी जी का। अन्य विकल्प है गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र व बालकृष्ण भट्ट। गोपाल राम गहमरी जी का एक प्रमुख नाटक है देश दशा, जो कि 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख नाटक हैं नल दमयंती स्वयंवर, वृहन्नला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष आदि। दुर्गा प्रसाद मिश्र जी के नाटक प्रभास, मिलन तथा सरस्वती हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो एक घूट जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है। अन्य विकल्प हैं जानकी मंगल, इंदर सभा व यक्षगान। लेकिन यहाँ पर एक घूट जो है ये सही होगा, ये जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है। एक घूट 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। एक घूट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख करके बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की थी। ये भी 1930 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मतभिन्नता रहती है विद्वानों में, कुछ लोग एक घूट को मानते हैं पहला एकांकी और कुछ लोग बादल की मृत्यु को। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।